Hi everyone, how are you all? मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? यार हमारी आज का ये जो सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं हमारी इस दुनिया के, हमारी इस फैमिली के एक बहुत प्यारे से मेंबर्स के बारे में जो कि हैं प्लांट्स, राइट। तो आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। बाय द वे, डोंट यू थिंक कि आपको प्लांट्स को बहुत सारी चीज़ों के लिए थैंक्स बोलना चाहिए? जैसे कि बचपन में जो हम जेलीज खाते थे, है ना, वो जेलीज कहाँ से आती हैं? प्लांट से आती हैं। सो से थैंक्स टू देम। इसके अलावा फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें भी कहाँ से आती हैं? प्लांट से ही आती हैं। एंड इवन 14th ऑफ February, जिस दिन आपको रोज़ देना होता है टू समवन हु इज़ वेरी स्पेशल फॉर यू, वो रोज़ भी कहाँ से आ रहा है? प्लांट से ही आ रहा है। वेल, ये चैप्टर जो है इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए सांस लेना। तो स्टार्ट करेंगे हमारे इस चैप्टर को विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात करेंगे इस चैप्टर में वो होगा सबसे पहला टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन। ओके, हमें क्लासीफाई करना है, हमें बेसिक्स जानना है। हालांकि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को कैसे कैसे कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। सर क्यों किया जाता है? ताकि हमारी जो स्टडी है वो ईजी बन सके, आसान बन सके, राइट। तो इसमें भी हम देखते हैं कि कैसे जो है इन प्लांट्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया गया था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यार हमारे इस चैप्टर में जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई, आज तो हम जानते हैं कि हमारे पास 5 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, राइट। लेकिन स्टार्टिंग में इस तरीके से डिवीजन नहीं किया गया था। सबसे पहले जो आपके पास साइंटिस्ट आए थे उन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई किया था 2 कैटेगरीज में, ठीक है। वो क्या है वो हम देखते हैं अभी। तो इन दैट केस यहाँ पे हम जानेंगे सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम। तो 3 सिस्टम्स हमारे पास आए थे। सबसे पहला सिस्टम आर्टिफिशियल, दूसरा सिस्टम आया था वो था आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर तीसरा आया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जो हम जानते हैं सबसे बेस्ट होता है ना, जहाँ पे हम इवोल्यूशन को पिक्चर में लेके आते हैं, है ना, कौन दादा कौन बेटा कौन पापा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें आर्टिफिशियल के बारे में तो यहाँ ये जो सिस्टम है किसने दिया था? तो इट वॉज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, वन इज एरिस्टोटल एंड सेकेंड इज लिनियस, ठीक है। एरिस्टोटल और लिनियस जो है, इन दोनों साइंटिस्ट ने ये वाला सिस्टम दिया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर आता है नेक्स्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट वाज गिवन बाय अगेन सेट ऑफ साइंटिस्ट जो कि हैं आपके बेंथमन एंड हुकर। तो ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। हालांकि हम इन सब की डिटेल्स अभी लेने वाले हैं। और तीसरा सिस्टम जो हमारे पास आया था वो था आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम। और इस सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये दिया है आपके अगेन 3 साइंटिस्ट ने। सबसे पहले हैं आपके 2 साइंटिस्ट ने जो कि हैं तो एंगलर एंड प्लेंटल जो है, इन दोनों साइंटिस्ट ने इस सिस्टम को दिया था। हालांकि इसमें आप ये भी जान सकते हो जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि कौन से मतलब कौन से सिस्टम की पायोनियर वर्क किसने किया था। मतलब इन साइंटिस्ट ने तो इसको फुल प्रूफ बना के दे दिया, लेकिन स्टार्टिंग वाला वर्क किसने किया था इनके ऊपर? तो पायोनियर वर्क जो नेचुरल सिस्टम है वो किया था आपके रे जॉन ने, रे जॉन, ओके। और इचलर नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम पे काम किया था, पायोनियर वर्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बेसिक्स। अगर हम आगे एक एक करके इन डिटेल में लें इन सब सिस्टम्स को तो ये स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज का सेशन जो हम डेडिकेट कर रहे हैं वो इन क्लासिफिकेशन के ऊपर डेडिकेट कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, हैप्लॉन्टिक क्या होती है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या होती है। फिर अगली मुलाकात से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एल्गी कॉन्सेप्ट को, ठीक है, जब हम एल्गी के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। फाइन, तो स्टार्टिंग विद दिस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार जब प्लांट्स को क्लासीफाई किया जा रहा था ना, जब कोई भी साइंटिस्ट सामने नहीं आया तो लोग क्या मानते थे कि यार आपके प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, आपके फंगस हो गए, एल्गी हो गए, है ना, ये सब जो है ये एक ही कैटेगरी में आते हैं, प्लांट्स की कैटेगरी में, ठीक है। तो पहले क्या था आपका जो प्लांट्स है, ठीक है, इसके अलावा एल्गी है, ठीक है, इसके अलावा जो बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया, फाइन। इसके अलावा आप कह सकते हैं जो फंगस हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है ना, इन सबको एक ही कैटेगरी में रखा गया था, दे वर प्लेस्ड इन द सेम कैटेगरी। फिर हमने कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा यार, है ना, सेम इनकी एक कैटेगरी बना के उनको सेम क्लास में पुट कर दिया गया था। तो हमने कहा यार ऐसा नहीं चलेगा, है ना, ऐसा नहीं चलेगा,
क्योंकि इससे तो यार फिर ना क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो सेल स्ट्रक्चर है, ये आपके प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स, हाउ कैन यू क्लासीफाई इन द सेम कैटेगरी, है ना। अब इन दैट केस यार कि पापा और बेटा, है ना, जो एक घर के अंदर एक रूम में रह रहे हैं, उन सबका सेम वैल्यू तो है ना, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, राइट। सो इन दैट केस यार ऑल्सो ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे आप आपके बनाए गए अलग अलग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे बात करते हैं पहले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहला आपका आया आर्टिफिशियल सिस्टम। तो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर काम किया था, तो वी ऑल नो दैट इज सो एरिस्टोटल और लिनियस जो है उन्होंने इस पर काम किया था। फाइन, अगर अब बात की जाए आगे तो देखें कि भाई क्या काम किया, लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो, तो अगर हम बात करें इन एरिस्टोटल और इनके बारे में, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी तो उन्होंने कुछ 1 2 3 4 जो है ना मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए और उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ भाई प्लांट्स दिख कैसे रहे हैं। अगर ये बहुत लंबा दिख रहा है तो उसे एक कैटेगरी में डाल दो, जो छोटे छोटे पिद्दू पिद्दू से प्लांट हैं उनको एक कैटेगरी में डाल दो। तो उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, ठीक है। सो इट वाज द वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन। वेरी फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो इस सिस्टम में जो क्लासिफिकेशन किया गया उसका बेसिस जो था वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हुए क्लासिफिकेशन किया गया, वो भी बहुत थोड़े से। अब सर कैसे और किस किस कैटेगरी में प्लांट्स जो है उनको बांटा गया, तो चलो देखते हैं उस बात को, है ना। तो यहाँ पे 2 साइंटिस्ट हैं, एक है एरिस्टोटल और एक है लिनियस, ठीक है। ये आपके लिनियस है। तो पहले बात करते हैं एरिस्टोटल ने कैसे क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। एरिस्टोटल ने कैसे क्लासिफिकेशन किया, यहाँ पे मैं पहले साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, एरिस्टोटल। इन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम प्लांट्स को क्लासिफाई करेंगे 2 कैटेगरीज में, या हमारे पास इस दुनिया में 2 चीजें हैं, एक है आपके पास एनिमल्स, एक है आपके पास प्लांट्स, ठीक है। तो उनका एक तो हमारी इस दुनिया में कौन है, एनिमल्स हैं, और एक हमारी इस दुनिया में कौन है, प्लांट्स हैं। अगर बात की जाए प्लांट्स के बारे में, तो उन्होंने प्लांट्स को अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि भाई इस दुनिया में जितने भी प्लांट्स आप देख पा रहे हो, जो भी ग्रीन कलर के हैं, जो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो भी ऑटोट्रॉफिक हैं, उन सबको उठाओ और 3 बकेट्स के अंदर डाल दो। वो 3 बकेट्स क्या क्या हो सकती हैं, सबसे पहला जो कि होंगे हर्ब्स, ठीक है। दूसरे जो हो सकते हैं शर्ब्स, और तीसरे जो बड़े बड़े होंगे वो हो जाएंगे आपके ट्रीज। तो ऐसे उन्होंने 3 क्लासिफिकेशन कर दी, किसको, प्लांट्स को लेके। एनिमल्स की बात की जाए तो उन्होंने क्या देखा कि यार कौन सा वो ऐसा एनिमल है जिसके पास रेड कलर का ब्लड है या रेड कलर का ब्लड नहीं है। तो उन्होंने ब्लड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया और नाम दिया अनाइमा एंड इनाइमा, ठीक है। इनाइमा वो जिसके पास रेड ब्लड जो है ना वो प्रेजेंट है, या फिर आरबीसी जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर जो आरबीसी है वो प्रेजेंट है। और यहां कहा गया अनाइमा में जिनके पास रेड ब्लड जो है वो एब्सेंट होगा या आरबीसी नहीं होंगी, तो उनको इस कैटेगरी में डाल दो। तो ऐसे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, जो कि आप जानते हैं कि एकदम ही, है ना, थोड़ा सा लाइट क्लासिफिकेशन है, बेकार सा क्लासिफिकेशन है। बेकार तो नहीं, मतलब इन्होंने स्टार्ट किया है काम इसीलिए, बट टू गिव देम दिस रिस्पेक्ट। बट हाँ, ये काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज एनीवेज हम जानते हैं कि यार जो रेड कलर और रेड कलर वाले में सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, ब्लू वाले में 1 2 ही आ पाएंगे, तो इट्स नॉट सो मच प्रोडक्टिव, ठीक है, इट्स नॉट सो मच प्रोडक्टिव। ऐसा हो रहा है कि जैसे घर के अंदर जो है ना खाना बन रहा है, और खाना कैसे बन रहा है, जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं ना, है ना, उनको बिठा दिया, कह दी तुम खिचड़ी खाओ बैठ के, और एक है पापा, उनके लिए क्या बनाया मम्मी ने, शाही पनीर बना दिया। तो ये वैसा सा क्लासिफिकेशन हो गया, ऐसे नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपको सबको इक्वल वेटेज देना पड़ेगा, इक्वल तवज्जो देना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपके पास खत्म कौन सा वाला, पहला क्लासिफिकेशन। इसमें क्या क्या मिस्टेक्स थी आइए उसकी बात करते हैं। ड्रॉबैक्स अगर देखा जाए तो इट्स सेपरेटेड मैनी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। इसमें भाई क्या हुआ, इस क्लासिफिकेशन में ये देखा गया कि बहुत सारी जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है ना उनको सेपरेट कर दिया गया, जो पास पास होनी चाहिए थी उनको दूर दूर कर दिया गया, ठीक है। तो ये एक बड़ी दिक्कत हो गई इसके अंदर, ठीक है, एज इट वॉज बेस्ड ऑन ओनली फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, राइट। तो इन दैट केस अगर कोई 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हैं जो आपस में रिलेटेड भी नहीं है लेकिन उनके पास सेम रूट है, फॉर एग्जाम्पल टैप रूट है, उन्हें उठा के एक में रख दिया, तो ये गलत हो गया ना उस केस में। नेक्स्ट बात की जाए तो इट गेव द इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। तो ये जो सिस्टम है ये वेजिटेटिव को और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को सेम वेटेज दे रहा था। देखो कैसे सेम वेटेज दे रहा था, हमने भी बात करी है एरिस्टोटल के बारे में। सेकंड मैं आपको बताऊं तो लिनियस ने कैसे क्लासिफिकेशन शो किया।
सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड की बात करें, कार्ड लिनियर्स जो हैं उन्होंने क्लासिफिकेशन शो किया कि भाई मैं जो क्लासिफिकेशन करने वाला हूं ना वो रिप्रोडक्टिव बेसिस पे करने वाला हूं। तो इन्होंने तो किया वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे, और इन्होंने क्लासिफिकेशन किया रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। ओके, इन्होंने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया और उन्होंने क्या कहा, इनका जो बेसिस था वो था एंड्रोशियम और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द केस ऑफ प्लांट। जिस प्लांट में जैसा रिप्रोडक्टिव पार्ट दिख रहा है ना मेल वाला, उस बेसिस पे क्लासिफाई कर दो। और इन्होंने 24 क्लासेस बना दी थी प्लांट्स की, कि प्लांट्स को हम 24 डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देंगे बिकॉज उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। तो सिर्फ एक कैरेक्टर को देखा और उस पर 24 क्लासेस बना दी। सोचो अगर 5 कैरेक्टर्स को ये देख लेते तो यार हजारों क्लासेस बना लेते, फिर आपको हजारों तरह के प्लांट्स मतलब हजारों तरह की कैटेगरीज पढ़नी पड़ती। 24 क्लासेस है ना ऑफ प्लांट्स इन्होंने उस टाइम पे बना दी थी ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। तो मतलब कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो गया कि यार वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को आप सेम लेके चल रहे हो, उनमें डिफरेंसेस ही काउंट नहीं कर रहे हैं। जबकि हम जानते हैं कि यार रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स जो होते हैं उनमें ईजिली चेंजेस हो पाते हैं, राइट। हम जानते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स है ना, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स जो होते हैं कैन बी इजिली चेंज। इसलिए वो लेस कंजर्वेटिव होते हैं। इसलिए वो क्या होते हैं आपके लेस कंजर्वेटिव जो है वो नेचर में होते हैं। सॉरी, जो आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। रिप्रोडक्टिव तो मतलब स्टैमन और स्टिग्मा तो सेम ही रहेगा ना। वेजिटेटिव कैरेक्टर जैसे कि श्रूट हो गई है ना, या फिर शूट हो गई, शूट में कोई ब्रांच हो गई, या है ना लीफ का स्ट्रक्चर हो गया, तो वो कंडीशंस के हिसाब से चेंज होता रहता है ना। जैसे आप देखोगे तो यार डेजर्ट्स में आप जाओगे तो आपको लीफ नहीं दिखेंगे, उनके स्पाइंस दिखेंगे, लेकिन हाँ वहाँ पे जो स्टेम है वो आपके बेसिकली फाइलोक्लेड में कन्वर्ट हो गई है ना, वो फोटोसिंथेसिस कर रही है तो स्ट्रक्चर में चेंज आ गया है ना। ऐसे ही आप अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको रूट्स जो है वो बाहर आते हुए दिखेंगी। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं। तो इट्स लाइक जो आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है ना वो इजीली चेंज हो सकते हैं और इसलिए लेस कंजर्वेटिव है, इसलिए आप उन्हें इक्वल वेटेज नहीं दे सकते रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे। वहीं अगर बात की जाए आपके कौन से कैरेक्टर्स के बारे में, रिप्रोडक्टिव, इसमें कौन आएंगे, इसमें आपके फ्लावर आ जाएंगे है ना, फ्लोरल पार्ट्स, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गए। और जैसे आप बात कर सकते हो सीड के बारे में, तो ये सब होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव में आपके आ जाएंगे स्टेम, रूट, लीफ, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो फ्लोरल पार्ट से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक, कि भाई इनमें इन दोनों को इक्वल वेटेज दी गई और जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं उनको अलग अलग कर दिया गया या फिर अलग अलग स्पीशीज को एक साथ रख दिया गया। ये प्रॉब्लम थी इसकी। सर अगर नेगेटिव बात है तो पॉजिटिव भी तो होगी ना, तो फायदा क्या है इसका। एडवांटेज की बात करें कि भाई इस सिस्टम का कोई एडवांटेज भी था क्या कोई एडवांटेज भी था क्या? हाँ, एडवांटेज भी था कि यार इस सिस्टम में हमने बहुत बेसिक से कैरेक्टर्स लिए हैं, इसलिए आप इजीली इसे चेंज भी कर सकते हो। ईजी टू चेंज, ईजी टू स्टडी, बिकॉज बहुत कम कैरेक्टर्स हैं। जहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज होगी उसे पढ़ना भी मुश्किल है और उसमें चेंजेस करना भी मुश्किल है ना। घर में मान लो सबके लिए खिचड़ी बनी है, तो इन दैट केस क्या होगा, खिचड़ी बनी है ना, कुछ चेंज करना है उसमें अचार डाल दो, बनेगा टेस्टी, है ना, बहुत ईजी है उसको चेंज करना। तो इन दैट केस एडवांटेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एडवांटेज क्या है इसका, ईजी टू चेंज, easy to change and easy to study, easy to study, फाइन। ये हो गया आपके पास पहला सिस्टम कंप्लीट जो कि है आर्टिफिशियल सिस्टम। अब हम बात करते हैं नेचुरल सिस्टम के बारे में। नेचुरल सिस्टम वाज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट जो कि हैं, सो इट वाज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट। सबसे पहले जो हैं वो है हुकर एंड सेकंड है बेंथम, बेंथम एंड हुकर।
तो इन दोनों साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने ये वाला क्लासिफिकेशन दिया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ इन्होंने क्या किया, अच्छा दूसरी बात ये जो है ना, ये सिर्फ एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड नहीं था, ये काफ़ी सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स पे बेस्ड था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओके भाई, ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स पे बेस्ड था। उनका क्या, हम एक दो को नहीं देखेंगे, है ना, हम देखेंगे इक्वालिटी, ठीक है यार, कौन 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 से डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को बियर कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, so their system was based on the natural affinities, based on natural affinities। इनका सिस्टम नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर बेस्ड था, मतलब नेचुरली क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं नेचर में उनके ऊपर बेस्ड था। जैसे कि, है ना, जैसे कि अगर हम बात करें, लाइक क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन इन्होंने एनाटॉमी को भी देखा कि भाई किसी प्लांट की एनाटॉमी कैसी है, उसकी मॉर्फोलॉजी को तो देखा ही था, ठीक है। इसके अलावा अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स देखे कि भाई वो इंटरनली, है ना, केमिकली वो स्ट्रक्चर कैसा है उस प्लांट का पर्टिकुलरली, है ना, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है ना, फाइटोकेमिस्ट्री देखी, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री या फिर फाइटोकेमिस्ट्री। तो इन सब बेसिस पे, इन सब चीज़ों को देखते हुए ही उन्होंने आगे क्लासिफिकेशन जो है या कैटेगरीज जो है बनाना स्टार्ट किया गया था। तो हाँ, इट इज़ फार मच बेटर एज कंपेयर टू द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल नाम क्यों दिया, बिकॉज ये नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था, ये बात एनसीईआरटी ने खुद कही है, ठीक है। तो दिस इज द स्टेटमेंट फ्रॉम एनसीईआरटी, फाइन। चलो आगे आते हैं। अब इन्होंने इन सब स्ट्रक्चर्स को देखते हुए जो है वो क्लासिफिकेशन किया है, और इट इज़ फार मच बेटर क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको ज़्यादा बेहतरीन क्लासिफिकेशन जो है वो माना गया है, ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई ये सिस्टम जो है क्या कुछ बेनिफिट पॉइंट्स भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, और किस साइंटिस्ट ने इसका पायोनियर वर्क जो है किया था, सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने काम किया था, तो जो पायोनियर वर्क है ना, इट वॉज डन बाय जॉन रे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। जॉन रे जो है उन्होंने पायोनियर वर्क किया है इस पर्टिकुलर चीज़ पे, और ये मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों ही स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड था, ठीक है, बेस्ड ऑन एनाटॉमी प्लस मॉर्फोलॉजी। इसलिए इस सिस्टम को आप एक और नाम से जान सकते हो, जो कि है 2D क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसलिए आप इसे 2D क्लासिफिकेशन कह सकते हो। जिससे पहले था आपका आर्टिफिशियल, उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया गया है, तो इसे 1D क्लासिफिकेशन कह दोगे, फाइन। तो ये हो गया आपके पास नेचुरल सिस्टम। फिर आता है आपका तीसरा वाला फाइलोजेनेटिक सिस्टम। सर इसकी नीड क्या पड़ गई कि यार इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया था ना, वो अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन देखते हुए नहीं किया गया था। इन्होंने भी वही 5 कैटेगरीज बनाई थी, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो, मगर उनको ना अलग अलग ऑर्डर्स में अरेंज कर दिया कि कोई आगे कोई पीछे कोई कैसे भी। मगर जब इवोल्यूशनरी को काउंट किया गया, है ना, इवोल्यूशनरी देखा गया, तो यार उसके लिए हमें एक और सिस्टम की जरूरत पड़ी, जो कि था फाइलोजेनेटिक। देखते हैं किसने दिया इनको। तो इट वॉज, दिस सिस्टम एक्चुअली वॉज गिवन बाय द 2 साइंटिस्ट, दैट इज एंगलर एंड प्रेंटल, ठीक है। एंगलर और प्लेंटल, ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस क्लासिफिकेशन को दिया। और इस क्लासिफिकेशन पे पायोनियर वर्क किसने किया था, अगेन पायोनियर वर्क वाज डन बाय द साइंटिस्ट, दैट इज इचलर, ओके। इचलर साइंटिस्ट ने इस पे पहली बार काम किया था, जिन्होंने हमें पूरा फ्लो चार्ट भी दिया है कि कैसे आप प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हो, फाइन। आगे आते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो ये सिस्टम जो है ये किसके ऊपर बेस्ड था, बेसिस क्या है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का, तो उन्होंने तीनों ही एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया, जो कि हैं आपके एनाटॉमी प्लस मॉर्फोलॉजी प्लस फाइलोजेनी, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइलोजेनी? फाइलोजेनी मीन्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर भी किया गया था, ठीक है। सो व्हाट इज दिस फाइलोजेनी? evolutionary relationship between
ऑर्गेनिजम्स। तो जब हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को काउंट करते हुए चलते हैं तो उसे आप कहते हो क्या, यू कॉल इट एज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इसको आप 3D सिस्टम भी कह सकते हो। क्यों 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 सोचो, वाई वी कैन कॉल दिस एज 3D क्लासिफिकेशन, जस्ट बिकॉज इसमें तीनों करेक्टर्स लिए गए हैं ये वाले, है ना, इसीलिए आप इसे 3D सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जान सकते हैं। फाइन, आया समझ में? ओके, तो ये जो है ये आपका क्लासिफिकेशन आपके सामने है, विच इज़ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसके अलावा इसमें एक दो साइंटिस्ट और भी हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था, जैसे कि हंचिंग संग, और साथ में आप कह सकते हो तख्तजान। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट और हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन जो है इस सिस्टम पे दिया है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ चुका होगा। हुनचिन संग, यानी स्पेलिंग भी ना ऐसे सी बनाते हैं, हमारे आफत आ जाती है, ठीक है। और TAJAN, फाइन। सो दिस इज व्हाट वी कंप्लीट द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड यहाँ पे हमने तीनों सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो पहले हमने बात करी थी आर्टिफिशियल के बारे में, फिर हमने बात करी उनके ड्रॉबैक्स को लेके। नेचुरल सिस्टम बहुत सही था, लेकिन इसमें बस एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट को काउंट नहीं किया गया था, तो एवोल्यूशन को काउंट करने के लिए हमने ये तीसरा सिस्टम यहाँ पे बना के दे दिया। फाइन, अब बात करते हैं कि यार क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया। तो अगर हम बात करें इचलर क्लासिफिकेशन के बारे में, कि जो इचलर साइंटिस्ट ने उन्होंने क्लासिफिकेशन कैसे किया प्लांट्स का, तो दो कैटेगरीज इन्होंने बना के दी हमें। सर सिर्फ दो? हाँ, दो कैटेगरीज हैं, और फिर उसके अंदर हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। पहले बात करते हैं किसके बारे में, जो दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी जो है वो है क्रिप्टोगैम्स। जैसे कुछ बातें तुम अपने मन में छुपा के रखते हो ना, बताते नहीं हो, ऐसे ही इस कैटेगरी में वो वाले प्लांट्स आएंगे जो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छुपा के रखते हैं, है ना, दिखाते नहीं है। देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट एक्सपोज्ड। सेकंड क्लास जो आएगी वो आएगी आपके पास फिनेरोगैम्स, जिसमें आप देखोगे कि जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं वो विजिबल होने वाले हैं, एक्सपोज्ड होने वाले हैं। फाइन, तो ऑब्वियसली आप जानते हो इसमें कौन आएंगे, एंजियोस्पर्म आने वाले हैं, राइट, वी कैन गेस दिस मच। इतना बेसिक्स तो भाई हमने पढ़ा है, डब्बे में बंद कर दो इसको। हाँ, तो बात करते हैं इसकी। जो क्रिप्टोगैम्स है इसमें क्या होगा, इसमें सेक्स ऑर्गन्स विजिबल नहीं है, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट, ठीक है, लाइक फ्लावर जो है वो एब्सेंट होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस सिस्टम के अंदर क्या सीड प्रेजेंट है, नहीं है। क्या फ्रूट प्रेजेंट है, नहीं है, ठीक है। तो इसमें ना तो कोई सीड की फॉर्मेशन होने वाली है, सीड एब्सेंट है, और प्लस में फ्रूट भी जो है वो एब्सेंट है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे से आप इसमें आगे बढ़ोगे ना, पहले एल्गी आएंगी, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टाइडोफाइट्स, तो टाइडोफाइट्स तक आते आते आप देखोगे कि यार सीड ना जस्ट बनने वाला है, जस्ट अबाउट टू गेट फॉर्म। और जैसे जिम्नोस्पर्म आएंगे, ये वाली कैटेगरी आएगी, सीड बन चुका होगा। तो मतलब ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे आगे सीड तक पहुंच पाए। फाइन, अगर उनकी बात की जाए फिनेरोगैम्स के बारे में, तो भाई इनमें जो है सेक्स ऑर्गन एक्सपोज्ड हैं, है ना। इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ सेइंग एब्सेंट वी कैन राइट हियर हिडन, दैट्स मोर नाइस वर्ड। ओके, इसमें क्या होगा, फ्रूट्स जो है प्रेजेंट हो भी सकते हैं, और साथ में सीड जो है वो तो प्रेजेंट हो गई। इट कैन बी प्रेजेंट फ्लावर बेसिकली, ठीक है, फ्रूट का हो या फ्लावर का हो। इट कैन बी प्रेजेंट, इट कैन बी एब्सेंट, लाइक जिम्नोस्पर्म में नहीं दिखेगा लेकिन एंजियोस्पर्म में दिख जाएगा आपको, राइट। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन का जरिया। और अगर इनमें अब हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज देखना चाहें तो इसमें जो है 3 कैटेगरीज बनाई गई थी। पहले थे आपके थैलोफाइट्स, दूसरे जो थे वो थे आपके ब्रायोफाइट्स, और तीसरे जो थे वो थे आपके टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की स्पेलिंग जो है वो T से स्टार्ट होती है, ठीक है, इंग्लिश का माया जाल। वेल, अगर बात की जाए थैलोफाइट्स में, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम बात करेंगे एल्गी के बारे में, ठीक है, जिसको कोई इज्जत नहीं दी जाती, बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर है ना, कैसे भी बना दो इसको, अमीबा लाइक स्ट्रक्चर, कुछ भी बना दो उसको, ठीक है। इट्स लाइक दिस इज द काइंड ऑफ एल्गी वी आर गोइंग टू डिस्कस। हालांकि ये भी हमें बहुत परेशान करने वाली है, परेशान नहीं, बट इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की एल्गी जो हम पढ़ने वाले हैं, रोडोफाइसिया हो गया, है ना, फायोफाइसिया हो गया, ठीक है, क्लोरोफाइसिया। इसके बाद बात करें अगर बायोफाइट्स के बारे में, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम बात करने वाले हैं
मॉसिस के बारे में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो अब हमारे पास हॉर्नवॉर्ट्स भी होते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में इस टाइम पे नहीं है, वो कट चुके हैं। तो दो कैटेगरीज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, और टाइरोफाइट्स में हम पढ़ने वाले हैं फर्न्स के बारे में। फर्न्स के बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, और ये वो ऐसे प्लांट है, मैं आपको हर एक कैटेगरी के बारे में उनका यूनिक पॉइंट बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो एल्गी हैं वो थैलोफाइट्स हैं, तो उनके पास थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। ब्रायोफाइट्स की बात की जाए तो ये पहले एम्फीबियंस कहे जाते हैं। टेरिडोफाइट्स की बात करें तो ये पहले स्नेक्स ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। इनको स्नेक्स ऑफ प्लांट कहते हैं बिकॉज ये पहली बार ज़मीन पे आए थे, और इनके पास ही पहली बार वेस्कुलर सिस्टम आना स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए इनको फर्स्ट टेरिडोफाइट्स या ट्रैकियोफाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, अभी ट्रैकियोफाइट्स क्या है, स्पर्मेटोफाइट्स क्या है, कुछ वोकैबलरीज है हमारे पास, तो आओ एक बार उन वोकैबलरीज को भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगी, दो डिफरेंट कैटेगरीज वापस बन जाएंगी। एक होंगी आपके पास जिम्नोस्पर्म और एक होगी एंजियोस्पर्म। कौन पहले आएगा, जिम्नोस्पर्म, बाद में कौन आएगा, एंजियोस्पर्म। राइट, बात की जाए जिम्नोस्पर्म के बारे में तो इनमें जो कैटेगरीज आने वाली हैं, इस पे कौन आएंगे, इसमें सीड्स जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, वही बात की जाए एंजियोस्पर्म के बारे में तो इसको फर्दर क्लासीफाई कर दो, इसको रुको मत, क्लासीफाई कर दो, है ना। इसे कहा गया कि इसमें दो कैटेगरीज आएंगी, डाइकॉट्स आएंगे और मोनोकॉट। मोनोकॉट एंड पॉइंट टू नोट हियर, पॉइंट टू नोट हियर, जब आप इस क्लासिफिकेशन को देख रहे हो ना, तो याद रखना कि यार यहाँ से स्टार्टिंग हुई है और वहां तक हम जा रहे हैं, तो सब कुछ जो है वो इवोल्यूशनरी ऑर्डर में क्लासिफाइड है। मतलब पहले डाइकॉट आए होंगे और फिर मोनोकॉट आए हैं, तो ज़्यादा एडवांस कौन है ना। हमेशा मतलब बचपन से हमारे मन में होता है, जब से हमने ये दोनों नाम सुने हैं कि भाई मोनोकॉट पहले आए फिर डाइकॉट बाद में आए, नहीं, डाइकॉट पहले आए थे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, और अभी रिसेंटली आपके मोनोकॉट्स आए हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो ये हो गया पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि इशलर के ऊपर बेस्ड था। बाकी हाँ, ये आपका क्लासिफिकेशन हम प्लांट्स का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सो लेट मी जस्ट ऐड वन मोर स्लाइड हियर। यस, देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कुछ और बता दूं, कुछ वोकैबलरीज हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें समझनी है यहाँ पे। तो आइए उनकी बात कर लेते हैं। कुछ ऐसी टर्म्स आपके सामने जो आने वाली हैं इस चैप्टर में, उनसे आपको वाकिफ होना चाहिए। पहली जो टर्म है आपके पास वो है आपके एम्ब्रियो के बारे में, कि भाई जो प्लांट हम पढ़ने वाले हैं क्या उसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी या फिर नहीं होगी, तो ऑन दैट बेसिस। ठीक है, तो पहला होगा एम्ब्रियो, क्या उसमें एम्ब्रियो बन रहा है या नहीं बन रहा। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम, क्या उसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्लांट में प्रेजेंट है या नहीं है। ऑन दैट केसेस दो कैटेगरीज आएंगी या दो वर्ड्स हम यूज़ करेंगे। और तीसरा जो है, क्या उसमें सीड की फॉर्मेशन हो रही है या फिर नहीं हो रही। ठीक है, सीड और एम्ब्रियो अलग अलग बात है ना। सो इसमें सीड फॉर्मेशन है या फिर नहीं है। फाइन, उसमें सीड फॉर्मेशन है या फिर नहीं है। तो अगर स्टार्ट करें, सबसे पहले एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। और अगर बात करें इसमें दो कैटेगरीज, दो वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, एम्ब्रियोफाइट या फिर नॉन एम्ब्रियोफाइट। इसमें हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं ट्रैकियोफाइट। ट्रैकियोफाइट मतलब उसमें ट्रैकिया मीन्स आपके वेस्कुलर सिस्टम जैसे कि जाइलम फ्लोएम है या फिर नहीं है, होंगे तो ट्रैकियोफाइट, नहीं होंगे तो ए ट्रैकियोफाइट। ऐसी बात करें सीड के बारे में, तो सीड में अगर सीड प्रेजेंट है तो उसे आप कह दोगे स्पर्मेटोफाइट, और अगर एब्सेंट है तो ए स्पर्मेटोफाइट। फाइन, तो यहां पे ये प्रेजेंट होगा और एब्सेंट होगा, प्रेजेंट होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, और एम्ब्रियो में क्या वर्ड हम यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा आपका एम्ब्रियोफाइट्स। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं एम्ब्रियोफाइट और यहाँ लिख देते हैं नॉन एम्ब्रियोफाइट। तो सीन क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो, यहाँ पे एब्सेंट होगा। आप देखोगे कि यार एल्गी जो है ना उनके अंदर एम्ब्रियो बन नहीं रहा, उनमें गैमीट्स जो है वो मिलते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट फटाफट से कन्वर्ट होता है किसके अंदर, स्पर्मेटोफाइट के अंदर। वहाँ बीच में कहीं एम्ब्रियो बनने का ऑप्शन ही नहीं है।
फिर जैसे आप जिम्नोस्पर्म में आओगे वहाँ पे आपको धीरे धीरे बनना दिखेगा। फिर आप टाइडोफाइट्स में आओगे, वहाँ आपको एम्ब्रियो की फॉर्मेशन प्रॉपर्ली दिखने वाली है। तो ऐसे ग्रेजुअली जो है ना वो एवोल्यूशन होते जा रहा है। जैसे ऐसा प्लांट को लग रहा है कि यार हम ऐसे ऐसे अडेप्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे इवॉल्व कर सकते हैं, वो वैसे वैसे इवॉल्व कर रहे हैं, राइट। हमें भी लगता है ना कि हम ऐसे ऐसे इवॉल्व करेंगे। अब हमारी डिमांडें बढ़ती जा रही है ना। पहले हम बचपन में क्या मांगते थे, साइकिल मांगते थे, अब बड़े हो गए तो बाइक मांगेंगे, स्कूटी मांगेंगे। तो इट्स लाइक ये चीज़ें जो है ना वो हम भी इवॉल्व कर रहे हैं, ये भी इवॉल्व करते रहते हैं। तो अपने आपको अडेप्टेशन की कोशिश इनकी भी जारी है। फाइन, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने बात करी यार क्लासिफिकेशन के बारे में। पहला क्लासिफिकेशन कौन सा होता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, राइट। दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और तीसरा जो होता है वो होता है फाइलोजेनेटिक। फिर हमने बात करी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में और पूरे क्लासिफिकेशन को लेके। फाइन, इसके बाद जो हम बात करेंगे वो होगा आपका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि भाई हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिससे बच्चे ना जूझते हैं, है ना, जिससे बच्चे मरते हैं, मौत आती है उनको ही समझने में ना। बट वेल उसको हम बहुत ईजी तरीके से समझ लेंगे तीनों टर्म्स को। और जब जब हम कोई भी क्लास पढ़ रहे होंगे लाइक थैलोफाइट, राइडोफाइट्स, है ना, तो उन सब में भी हम उनको डिटेल में समझेंगे। पूरी लाइफ साइकिल तो हम समझेंगे ही समझेंगे। अभी सिर्फ उनका वर्ड्स का मतलब मैं आपको समझा दूंगा। उससे भी पहले हमारे पास कुछ टैक्सोनॉमी की ब्रांचेज हैं, जैसे साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर हाँ ये कहीं ना कहीं मैंशनड है हमारी टेक्स्ट बुक्स में, तो एनीवेज आपको पता होना चाहिए। तो क्विकली मैं आपको इन वर्ड्स का जस्ट मतलब बता दूं, बाकी आप चाहो तो रीड भी कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। साइटोटैक्सोनॉमी, तो इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन, पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। तो लिस्टिंग ऑल द पॉसिबल कैरेक्टर्स, नंबरिंग एंड कोडिंग इज गिवन टू देम। तो इसमें क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई बहुत सारे प्लांट हैं, एक प्लांट तो है नहीं क्लासीफाई करने के लिए, हज़ारों प्लांट्स हैं। अब जब उन हज़ारों प्लांट्स को आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करना है ना, तो उस क्लासिफिकेशन के दौरान आप कितने कैरेक्टर्स चूज कर सकते हो। मैंने आपको बताया जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे उतना बेटर है ना, ताकि प्रिसाइज क्लासिफिकेशन हो सके। जैसे एक क्लास है उसमें हमारे पास 100 बच्चे हैं, उन्हें आपको अलग अलग कैटेगरीज में बांटना है। तो क्या आप सिर्फ इस कैटेगरी में बांट दोगे कि यार कौन सा हाइट ज़्यादा, किसकी हाइट ज़्यादा है, किसकी हाइट कम है, बांट तो दोगे, ऐसी क्लासेस तो आप बना दोगे, लेकिन वो क्या क्लासेस इफेक्टिव होंगी, क्या वो उन बच्चों के लिए फेयर क्लासिफिकेशन हुआ। हो सकता है कि जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, जिसकी हाइट कम थी वो इंटेलिजेंट नहीं था, आपने उन्हें सेम कैटेगरी में रख दिया। तो बेटर है कि ज़्यादा क्लासिफिकेशन के जरिए लो, कि इंटेलिजेंस को देखो, हाइट को देखो, है ना, और आप बात कर सकते हो कि उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को देखो। तो ये चीज़ें देखते हुए क्लासिफिकेशन करोगे तो ज़्यादा प्रिसाइज क्लासिफिकेशन होगा, राइट। तो हम ये बात जान चुके हैं कि हमारे पास एक प्लांट तो नहीं है, हमारे पास हज़ारों प्लांट्स हैं, और उस हर एक प्लांट में जो करेक्टर्स हैं वो भी एक से ज़्यादा है। मान लो 10 करेक्टर्स हो सकते हैं उस प्लांट में, 50 करेक्टर्स हो सकते हैं। आपने रूट देख लिया कि रूट टैप रूट है कि फाइब्रस रूट है, आपने लीफ का स्ट्रक्चर देख लिया, आपने शूट देख ली, 10 चीज़ें आपने देख ली वहाँ पे। तो 1000 प्लांट हैं और 50 हमारे पास हर एक प्लांट के लिए करेक्टर्स हैं। तो क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इन दैट केस बेटर है कि हम तो उसे क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, बेसिकली कंप्यूटर्स की मदद लेते हैं। तो वहाँ हमने क्या किया, बाइनरी दे दिया कि भाई एक काम करते हैं कि बाइनरी देते हैं। अबे तुम अलग परेशान करते हो, बाइनरी दे दो, प्लस या नेगेटिव, या फिर आप 1 और 0 नंबर देते हो उनको। तो मान लो अगर आपसे मैं पूछूं कि एक प्लांट है जिसमें टैप रूट प्रेजेंट है, तो आप क्या कहोगे, 1 नंबर दे दिया। टैप रूट एब्सेंट है तो 0 नंबर दे दिया, है आप प्लस या माइनस दे दिया। तो ऐसे हमने सिस्टम्स में ये नंबर्स इंस्टॉल कर दिए, हमने बता दिया कि भाई ये प्लांट से कैरेक्टर्स हैं, अब कंप्यूटर उसे खुद क्लासीफाई कर देगा, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे हम खुद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कंप्यूटर्स की मदद लेते हैं या फिर सिस्टम्स की या कोडिंग की मदद लेते हैं। तो नंबर्स एंड कोडिंग इज गिवन टू देम, ओके। इसके अलावा फीड द कोड ऑन द कंप्यूटर, हम कंप्यूटर्स में कर देंगे उसे, और स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स जो हैं या सॉफ्टवेयर जो हैं उसके लिए कंप्यूटर के लिए बनाए गए होंगे प्रॉपर, वहाँ से वो उसे क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। फाइन, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। सेकंड अगर हम बात करें कीमो टैक्सोनॉमी और साइटो टैक्सोनॉमी के बारे में, तो साइटो की बात करते हैं पहले। साइटो में क्या आएगा, सेल का स्ट्रक्चर, कि सेल के अंदर क्या क्या है, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर मोर प्रिसाइजली आप कह सकते हो। तो बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जहां पे आप क्या करोगे, जहां पे आप क्रोमोसोम्स का नंबर, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर, उनकी बात करोगे। इट वॉज बेस्ड ऑन बिहेवियर, नंबर, शेप of chromosomes. For example, you have some
प्लांट्स, हमारे पास 3-4 प्लांट्स ऐसा है जिसमें सब कुछ ही सिमिलर है, उनके कैरेक्टर्स भी सिमिलर हैं, है ना, जो हम क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर्स ढूंढ रहे थे, बहुत चीज़ें सिमिलर हैं। तो अब उन्हें कैसे अलग किया जा सके, क्या वो सच में अलग हैं, ये कैसे पता लगाएं? तो आप उस टाइम पे उसके क्रोमोसोम्स के ऊपर जाओगे कि क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा है, क्रोमोसोम्स में कौन कौन से जीन प्रेजेंट हैं, वो सब आप देखने वाले हो। तो वो होता है आपका साइटोटैक्सोनॉमी। अब आता है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो मीन्स और अंदर घुस जाओ। हालांकि देख के लगता है कि सर डीएनए का सीक्वेंस है तो वो इसमें आना चाहिए, लेकिन नहीं। जब डीएनए की बात आएगी ना, तो डीएनए जो है वो बहुत अंदर का स्ट्रक्चर है एक सेल के अंदर। सेल के अंदर जूम करोगे आपको न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जूम करोगे क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम में जूम करोगे तब आपको डीएनए मिलेगा ना। तो अगर हम बात करें कीमो के बारे में, केमिकल नेचर में आपका डीएनए की स्टडी करना स्टार्ट कर देते हो। जब तक क्रोमोसोम है तब तक आप यहाँ पे रहोगे साइटोटैक्सोनॉमी में, लेकिन जैसे आप डीएनए की बात करना स्टार्ट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आपका कीमोटैक्सोनॉमी में आ जाएगा। यहाँ पे आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो, क्रिस्टल्स पढ़ते हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, ऑक्सीलेट्स प्रेजेंट है या नहीं है, ये बहुत फेमस क्रिस्टल्स जो हैं जो हम नोटिस करते हैं। और इसके अलावा आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन भी प्लांट्स का देखते हो कि वो कौन से केमिकल्स या कौन सी कॉम्पोजिशन से बना हुआ है। फाइन, तो ये होती हैं 3 ब्रांचेस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, है ना। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर एक बार नज़र आपको ज़रूर मारनी है इस पर। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और हमने ये सेशन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। लास्ट चीज बचती है हमारे पास क्या, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, जहां हम 3 नाम समझने वाले हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, तो आइए फिर इन तीनों ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। उससे पहले एक बार आप सब कुछ ये वाला रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देख लिया, चलो एक काम करते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है आपके पास, उसके लिए हम एक अलग सेशन डेडिकेट करते हैं, ताकि किसी बच्चे को अगर कभी ढूंढना हो ना कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला लेक्चर, तो वो इजीली ढूंढ पाए। ठीक है, तो एक छोटा सा सेशन होगा 20-25 मिनट का, उस सेशन में मैं आपको प्रॉपरली ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो समझा दूंगा, और फिर हम अपनी एल्गी के साथ स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम डिफरेंट लाइफ साइकिल्स जो हैं उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फाइन, तो एज ऑफ नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन टिल हियर ओनली। होपफुली यू ऑल एंजॉयड दिस वन, and this was the interaction which we had today. You can solve some questions also before going ahead. So we can say classification based on the evolutionary history. Evolutionary history में कौन सा classification जो है वो वैलिड होता है, बहुत सिंपल, हम जानते हैं phylogenetic system. नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो इक्वल वेटेज देता है किसको, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमिकल को वेजिटेटिव, एंड सेक्सुअल को वेजिटेटिव, एनाटॉमिकल को या फिर मॉर्फोलॉजिकल और सेक्सुअल को। तो देखा जाए तो यार वेजिटेटिव और सेक्सुअल जो है ना, इन कैरेक्टर्स को वो इक्वल वेटेज देता है। कौन, आपका आर्टिफिशियल सिस्टम, जो कि सही नहीं था। फाइन, नेक्स्ट, नंबर्स और कोड्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। देखा, हमने कर लिया ना, ये लास्ट हमने पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर द सेशन। विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, एंड स्टिल इफ यू वांट टू स्टडी एनी अदर टॉपिक फ्रॉम मी, तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं लक्ष्य सर, और उस टॉपिक का नाम, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।